नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज सबसे महत्वपूर्ण विषय सवेरे से यही था कि राहुल गांधी की वायनाड से लोकसभा सदस्यता अब समाप्त हो गई है। यह लोकसभा सदस्यता सरकार ने समाप्त किया, कोर्ट ने समाप्त किया, परिस्थिति बस समाप्त हुआ, या इसके समाप्त होने में किसी का कोई हाथ नहीं। यह कानूनी प्रक्रिया है, यह एक अलग विषय है। सबसे पहले आदरणीय प्रेमनाथ दीदी जी को सादर प्रणाम। मित्रों, कल मेरा आपको जो मैंने अपने बात रखा था शाम को 10 बजे, उसमें मैंने कहा था कि राहुल गांधी अब संसद सदस्य नहीं रहेंगे, चूंकि उनको 2 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। 2 साल और 2 साल से बड़ी सजा अगर होती है तो पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के 8/3 ब्रैकेट 3 नहीं 8 ब्रैकेट 3 के अंतर्गत उसकी सदस्य संख्या स्वतः समाप्त मान ली जाती है। उसमें ना तो सरकार का कोई योगदान है, ना ही लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में कुछ है, ना ही वो की एक कानून की प्रक्रिया है। इसको इस रूप में देखना कि ये मोदी जी ने करवा दिया है या सरकार ने करवा दिया है, वो वही लोग कहेंगे जिनके पास कानून का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, वो शून्य है या वो भक्ति काल में जी रहे हैं। लेकिन मित्रों, मैं 2 बातें आपके सामने रखूंगा। पहला कि क्या इस चीज से बचा जा सकता था, और क्या नरेंद्र मोदी अगर लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से आम माफी दे देते। हाँ अमित, मैं कहूंगा इस विषय में, अब पूरा पहले सुनो। आम माफी अगर उनको मिल जाती तो क्या परिस्थिति बनता, इन्हीं विषय। क्योंकि देखिए, राजनीति में अगर कोई राजनीतिक आपको प्रणाम कर रहा है, उसमें उसकी निहितार्थ है। आपको गाली दे रहा है तब भी निहितार्थ है। मतलब अगर राजनीतिक दल खांस रहे हैं तो वो बेमतलब खांस नहीं रही है, तो जान भी बेमतलब नहीं देते। मरते भी समय देख कर कहें कि राजनीतिक लाभ मेरा कम मरने में है। तभी तो एक मरे हुए नेता का उतना राख नहीं होता जितनी अस्थि कलश देश भर में घुमाई जाती है। क्योंकि मैंने भी 2 चिताएं को मुखाग्नि दी है। एक मेरी माताजी के टाइम तो खैर पिताजी ने दिया था, पिताजी को मैंने स्वयं मुखाग्नि दी थी। उतनी राख नहीं बची थी कि वो देश भर में कलश घुमाई जाए। आज मुद्दा वो नहीं है, मैं नेताओं के करैक्टर पर बात कर रहा हूं। मित्रों, पहला बात कि यह स्वतः स्वाभाविक है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, कानून की प्रक्रिया है। कानून ने उनको 2 साल की सजा दी, उनको उनकी सदस्यता समाप्त होनी ही थी, वो हो गई। अब कोई ये कह सकता है कि भाई इतनी जल्दीबाजी, मतलब शाम को फैसला आया और सुबह में सदस्यता खत्म होगी, इतनी जल्दी देश के भगोड़ों को ढूंढने में सरकार लगाती, बैंक लुटेरों को ढूंढने में लगाती, मूसावाला के हत्यारों को ढूंढने में लगाती, अमृतपाल को देश से भाग जाने में रोकने में लगाती, तो वो एक बात और भी हो सकता था। लेकिन यह मुद्दा नहीं है, जो हो चुका उस पर बहस नहीं है। सवाल है कि क्या इसको टाला जा सकता था? जवाब है हाँ, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के पास अपना विशेष अधिकार है कि वो इसको टाल सकते थे। उनको कह सकते थे कि आपको सुप्रीम कोर्ट में 30 दिन की मोहलत मिली है, आप इस फैसले को रुकवा दो, पलटवा दो, तब जा करके हम आप पर विचार करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी आपको कोई राहत नहीं मिलती है तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है कि आपके सदस्य संख्या समाप्त कर दिया है। और दूसरा कि उनके पास एक बहाना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ही रूलिंग है कि अगर जन प्रतिनिधि अधिनियम 8 के ब्रैकेट 4 में कि अगर आप दोषी पाए जाते हैं 2 साल उसके ऊपर, तो हमको तत्काल प्रभाव से सजा समाप्त कर दी जाती है। हमने सुप्रीम कोर्ट का ऑनर किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑनर हर मामलों में नहीं होता, इतनी जल्दी नहीं होता। यह भी बात है, कोई हम लोग विवेक शून्य लोग नहीं है। अब सवाल है कि मोदी जी ने सदस्यता कैंसिल किया तो क्या उद्देश्य था, और अगर ना करते तो क्या उद्देश्य होता। कर चुके हैं, उस पर 2 मिनट। मित्रों देखिए, आज के तारीख में 2 चीजों से मोदी बहुत घबराए हुए हैं। एक तो भाजपा के भीतर घात से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से नरेंद्र मोदी भाजपा को चला रहे हैं, वो भाजपा का चरित्र नहीं है। चाल चरित्र चेहरा इस तरह से नहीं चलता है। भाजपा के जितने कदावर लोग हैं वो सब नरेंद्र मोदी से अंदर खाने बड़ी दुखी हैं।
और वो किसी न किसी ताक में बैठे हैं। असल में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतना ज्यादा है कि कोई आदमी उनके सामने टिक ही नहीं पा रहा है। वो सारे के सारे बौने हैं, जो भाजपा में है या जो भाजपा के बाहर है। मतलब अभी देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक की जो हैसियत नरेंद्र मोदी ने बना ली है, कमा ली है, या अपने आप को वहां पहुंचा दी है, वहां दूर दूर और बहुत दूर तक ना तो भाजपा में कोई है ना भाजपा के बाहर कोई है। यह निर्विवाद रूप से सत्य है, इसको स्वीकार करना ही चाहिए। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कोई बोलने की साहस नहीं कर पाता है। तो मोदी को एक भाजपा के भीतरघात से डर है, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि अब 2024 में लगातार तीसरी बार के लिए मोदी जी जाएंगे। भाजपा के विरोधी लोग भाजपा के और कई चीजों को सामने रखेंगे, ये वो रेल बेच दिया, वो बेच दिया, अडानी को सब दे दिया, वो चीजें, और हमारी जनता इतनी पढ़े लिखे और समझदार नहीं है, वो गुमराह हो जाती। तो मोदी को एक इस बात का खतरा है। उसका सबसे बड़ा आधार बन रहा है देश में क्षेत्रीय दलों के छत्रपों का बढ़ता हुआ प्रभाव। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल निरंतर अपनी बढ़त बनाए हुए है मुफ्तखोरी की वजह से। अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक कार्यक्रम कोई नहीं है जिससे वो जीत रहा है। वो सिर्फ मुफ्त 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 और मुफ्त करके देश की खजाना लुटवा करके अपना वोट खरीद रहा है, और देश के संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि उसको रोका जा सके। हमारा संविधान ही इस मामले में नपुंसक है, तो हम क्या करें, कहां पर करें सिंगार पिया मोरे आनर। दूसरा, वो पंजाब में भी चला गया। पंजाब में उसने नशाखोरी को इतना बढ़ाया, आतंकवादियों से हाथ मिला लिया, जिसका वजह साफ साफ दिख रहा है कि पंजाब में खालिस्तान को जिंदा करने वाला अमृतपाल, मामूली ट्रक ड्राइवर जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो सकुशल देश से बाहर निकल गया। पंजाब और पंजाब की सरकार उसमें पूरी की पूरी मदद की। साफ साफ विजुअल में सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि आगे आगे अमृतपाल जा रहा है और पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी जा रही है एक फिक्स डिस्टेंस पर, ताकि वो उसको पकड़े ना और कोई दूसरा आदमी उसको रोके ना। या सेफ गार्ड करते हुए उसको भगवा दिया। यह दिख रहा है कि नमक का सैरियत अरविंद केजरीवाल पंजाब में दे रहा है। पंजाबी मर रहे हैं या पंजाब में बाहर के लोग मर रहे हैं, उससे उसको क्या मतलब, वोट तो उसका जिंदा है। तो छत्रप हावी हो रहे हैं। नीतीश कुमार लालू प्रसाद के पुत्र की गठबंधन बिहार में एक समस्या पैदा कर रही है। ममता बनर्जी लगातार तीसरे बार अपने दम पर सरकार बना करके अपना बढ़त बनाए हुए हैं। शरद पवार अपने आप में एक मठाधीश हैं। उनके अपने मतलब उनके जिंदा रहने मात्र से वो स्थिति है, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर अगर टीम में है तो विरोधी दलों के मन में खलबली रहती है कि कभी भी पासा पलट सकता है। इकलौता बैट्समैन है जो कहीं से भी मैच को निकाल ले जाएगा। महेंद्र धोनी, सौरव गांगुली, ये सब लोगों की स्थिति यही थी जो पहले सुनील गावस्कर की थी कि अगर ये आउट हो गया तो टेस्ट जीत सकते हैं, नहीं तो एक तरफ लंगर डाल के खड़ा हो जाएगा, इसको हिलाना मुश्किल है। वही हाल आजकल कई क्षेत्रों के, शरद पवार की भी वही स्थिति है। तमिलनाडु में स्टालिन है, के चंद्रशेखर तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश, ये सब जो राज्य है उसमें छत्रप हावी है। अगर छत्रप अपने कीमत पर लड़ जाएंगे, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई छत्र, मान लो मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में हावी हो जाए, तो 80 सीट में से 40 भी निकाल ले जाएंगे। तो मुश्किल होगी ना, ऐसे 40-40, 20-20, 10-10 करके अगर निकाल लें तो गणित में तो जोड़ तो अंत में जाकर के वो जो मैजिक है ना 276 वाली, वो तो कम हुई ना। तो यह मोदी के लिए बड़ा खतरा है। छत्रपों की आपसी तालमेल नहीं बन पा रही है, मोदी के लिए बड़ा संतोषजनक स्थिति था। अब राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करके नरेंद्र मोदी ने राहुल बनाम मोदी का स्थिति कर दिया, क्योंकि चाह करके भी ना चाहते हुए भी सभी के सभी विपक्षी दल राहुल गांधी का समर्थन करने पर मजबूर हो गए हैं। घोर विरोधी ममता बनर्जी जो दिल्ली में आती हैं तो सोनिया और राहुल से मिलना भी पसंद नहीं करती हैं। सार्वजनिक बयान सोनिया गांधी के विरुद्ध देती हैं और कहती हैं, उनके और उनके पार्टी प्रवक्ता के जो ऑफिशियल प्रवक्ता है, कि कांग्रेस अपने आप को बड़ा भाई बेमतलब मानती है, बड़ा भाई की स्थिति उसकी खत्म हो चुकी है, मैं बड़ा भाई हूं। तो इन सब स्थितियों में उनको कांग्रेस का पक्ष लेना पड़ा, मोदी का विरोध करना पड़ा, क्योंकि सिंपैथी लहर लूज हो जाता। उसी तरह से अखिलेश यादव का 1 मिनट भी अब कांग्रेस साथ नहीं पड़ रहा है। पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को छूना तक संबंध नहीं किया। उन्होंने ट्विटर में जो अनफॉलो किए थे उसको फॉलो तक भी नहीं किए। पिछले दूध का जला छाछ फूक करके पी रहा है। अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल दूर दूर तक नहीं। लेकिन इस सब लोगों ने
मजबूरी में राहुल गांधी के पक्ष में बयान दिया, जो ट्विटर पर दिए, टीवी पर दिए, सोशल मीडिया पर दिए, माउथ टू माउथ मीडिया में दिए, मतलब वो देने पर मजबूर हो गए। आज के बाद जो विपक्ष एकता बनेगी वो अब राहुल के इर्द गिर्द बनेगी, यह बात साफ और स्पष्ट होता हुआ प्रतीत हो रहा है। राहुल गांधी संसद में होते तो मोदी के लिए कोई नुकसान नहीं करते, क्योंकि वो वैसे भी बोलते नहीं थे, और जब भी बोलते थे तो भाजपा को फायदा पहुंचाते थे, और बाहर बोलने में उनको रोक नहीं है। मतलब राहुल गांधी को सदस्य होने ना होने से उनके सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कुछ मामलों में अगर ठेठ भाषा में कहा जाए तो राहुल बाहर निकल के खुला साड़ हो गए। जिस खेत में चाहे वहां चर सकते हैं, अब उनको बाउंड्री से मुक्त कर दी गई है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य होने के नाते उन पर कई तरह की पाबंदियां होती या होनी चाहिए थी, वो अब बिल्कुल नहीं है। अगर प्रेम नड्डा जी का मार्गदर्शन पढ़ लो, फिर अपना बात करूंगा, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा विद्वान हैं और बढ़िया ही सलाह देंगे। आदरणीय प्रेम नड्डा का बात पढ़ रहा हूं। आपने लिखा कि कांग्रेस के काबिल वकीलों की फौज ने नहीं राहुल गांधी को सही सलाह दी और नहीं न्यायालय को फैसले के खिलाफ स्टे हेतु अविलंब पहल की, जैसा कि अन्य मामला होता है। आदरणीय प्रेम नड्डा जी, मैं यही कहने वाला हूं। कपिल सिब्बल छोड़िए, हम जैसा साधारण वकील भी राहुल गांधी को बचा ले जाता, उन पर मुकदमा नहीं होता। वो लोग तो खैर बहुत बड़े, उनका खड़ा हो जाने से ही जज को पसीना आ जाएगा, जितने बड़े फौज में है। वो चाहते थे कि वो डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि डिस्क्वालीफाई होने से राहुल की स्वीकार्यता बढ़ जाएगी और राहुल बना मोदी मामला हो जाएगा, और देश भर में मोदी के मुकाबले अगर कोई और संगठन अभी है तो वो कांग्रेस ही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बाकी सारी पार्टियां, जैसे बिहार में नीतीश कुमार है, मेरा घर पूरब में मुंह करता हूं तो बिहार है, और दक्षिण में मुंह करता हूं तो बिहार है, मतलब मैं एकदम कॉर्नर पे हूं मैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का बिहार वाला पार्ट में पूरी दबदबा है, हमारे बलिया में कोई उनको जानता तक नहीं। वही हाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का आसनसोल पार करिए, उनको सिंगल सीट नहीं मिलने वाली पश्चिम बंगाल की, वो छत्रप है। आप कर्नाटक और महाराष्ट्र के बादल में जाइए, शिवसेना का कर्नाटक में 2 वोट नहीं है, और ना ही कर्नाटक का भाजपा का वहां पर है। तो वो क्षेत्रीय दल बहुत है, लेकिन कांग्रेस का यूपी में भी जानने वाला है और बिहार में जानने वाला है। आज जो प्रदर्शन देश भर में हो रहा है, उसके कार्यकर्ता एकदम सक्रिय हो गए, सारे के सारे रिचार्ज हो गए। तो वो संगठन में जान फूकने के काम आएगा यह मामला। मैंने क्या बोला कि नेता आपको प्रणाम करेगा, वो भी उसका मतलब होगा, तो आपको गाली देगा तब भी उसका मतलब, अगर उसका कोई मतलब ना तो आपको गाली भी ना दे, लात भी ना मारे। वो अपने काम से ही काम रखते हैं, उनके फायदे से ही वो आपसे संपर्क रखते हैं। तो राहुल गांधी का डिस्क्वालीफाई होना कांग्रेस के लिए फायदेमंद है और राहुल गांधी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि मामला मोदी बनाम राहुल हो जाएगा, और मोदी यही चाहते थे। अगर मान लीजिए कि कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, वो नहीं वकालत प्रैक्टिस की, पैरवी किया, लोकसभा अध्यक्ष तो विशेष अधिकार लगा के माफ कर सकते थे। वो टीवी में बयान देते, भाजपा के प्रवक्ता लंबी लंबी छोड़ते टीवी में आकर के कि नरेंद्र मोदी की महान दिल, उदार दिल, बड़ा दिल दिखाया, और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, लेकिन अब वायनाड की जनता और हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मंशाओं का ध्यान में रखते हुए इनको माफ कर देते हैं, तो बड़ा दिल होता। लेकिन बड़ा दिल हो जाने से कांग्रेस के प्रति लामबंद होने का मौका नहीं मिल पाता, और वह कांग्रेस बनाम मोदी नहीं होता। और कांग्रेस बनाम मोदी होगा तो छत्रप आपस में लड़ेंगे और वोट बैंक बटेगा, और मोदी को एकदम फ्री पैसेज मिलेगा अपना सरकार बनाने का। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कांग्रेस ने भी कोई मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा, और भाजपा ने भी उनको डिस्क्वालीफाई करने को रोकने की उदारता नहीं दिखाया, क्योंकि दोनों ही मामलों में दोनों लोगों का नुकसान होता, कांग्रेस का भी और भाजपा का भी। और राजनीतिक रूप से जितना कांग्रेस आगे बढ़ेगी, भाजपा के लिए पिन बैट, मतलब बिना मेहनत के उतना फायदा होगा, क्योंकि जो भाजपा का कोर वोट बैंक है वो भाजपा के साथ है, वो कहीं नहीं जा रहा है। वो नोटा को दे देगा, लेकिन कांग्रेस को और किसी और पार्टी को नहीं देगा। तो बाकी के जो वोट बैंक है, अगर वो एक छत्र रूप से किसी को पड़ गए तो मोदी हार जाएंगे, जैसा कि हुए उपचुनाव में देखा गया है कि जहां जहां एक होकर के विपक्ष ने मतदान दे दिया, मोदी वहां पर हार गए हैं। तो मोदी के मन में यही मंशा रही होगी कि कम से कम विपक्ष बटा रहे और राहुल गांधी को केंद्र में लगा करके चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि राहुल के पीछे विपक्ष लामबंद हो नहीं सकती, और
इसका फायदा होगा कि सारे अलग अलग लड़ेंगे, तो अलग अलग लड़ेंगे तो मेरे लिए फायदेमंद होंगे, क्योंकि सब अपने अपने हिस्से के वोट काटेंगे और मेरा वोट फिक्स है। तो डिवाइड एंड रूल वाला सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करने में देर ना लगा करके यही मैसेज, राजनीतिक मंशा यही साबित किया है, उसका और कोई मतलब है नहीं। और कांग्रेस ने मजबूती से पैरवी ना करके अपना पहले मंशा स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि यह मामला रातों रात नहीं, ये कई साल से चल रहा है और हर बार सूरत कोर्ट में पेशी हुई है राहुल गांधी की, और हर बार राहुल गांधी वहां गए हुए हैं, और जब जब गए हैं तो उनको नोटिंग और प्रोसीडिंग की कॉपी मिली होगी। और नोटिंग प्रोसीडिंग तो इंटरनेट पर है, आप चाहिए कोर्ट नंबर डालिए आ जाएगा उनकी, मेरे व्हाट्सएप पर जजमेंट आ गया है। तो अब तो ऑनलाइन कोर्ट है, कोई भी आदमी देख सकता है केस नंबर डाल के, क्योंकि वो छुपी चीज नहीं है, ओपन कोर्ट में मामला है। तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी नहीं देख रहे होंगे, वो भी देख रहे होंगे, और उनको निर्णय का क्या, हम जैसे छोटे आदमी को मालूम है कि ये केस किधर जा रहा है। वो लोग तो खैर केस की दशा दिशा बदलने वाले लोग हैं। उसमें अभिषेक मनु सिंघवी तो जज बनाने वाली प्रक्रिया टीवी पर सब लोगों ने देखा था, मेरे मोबाइल पर भी वो वीडियो आया था। तो जो आदमी जज बनाने वाले हैसियत में है, उसको जज बनाने के निर्णय का पता नहीं है, वो सब पहले से ही फिक्स था। लेकिन मित्रों, इस पूरे मामले में, पूरे एपिसोड में मुझे जो दो चीजें बुरी लगी वो यह कि पहला तो कांग्रेस अध्यक्ष के पक्ष में जिस तरह की बयानबाजी और अनाप शनाप गलत बयानबाजी हो रही है, वह देश के लोकतंत्र को कमजोर करेगी। मुझे जैसा पढ़ा लिखा आदमी जो इन चीजों को समझता है, उसके मन में राजनीति के प्रति घृणा उत्पन्न होगा कि भाई मामला राम है और आप रहीम बता रहे हो, ऐसा क्यों? साफ साफ दिख रहा है कि नवमी है, माता रानी का पूजा हो रहा है, और आप इसमें कुछ और कह रहे हो। तो क्यों कह रहे हो? हमारे मन में कंफ्यूजन होगी, और हमारे मन में कंफ्यूजन होगी तो आपके प्रति उदासीनता बढ़ेगी, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और दूसरी कि जितनी तेजी सरकार ने राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करने में दिखाया, उसका आंशिक मात्र भी नीरव मोदी को देश में लाने में करती, उसके आंशिक रूप में भी विजय माल्या को पकड़ने में करती, अमृतपाल को रोकने में करती, और तरह के देश के लुटेरों के लूट पर जो छूट दिया गया है उसको रोकने में करती, तो मैं समझता कि सरकार अपनी काम तत्परता और ईमानदारी से कर रही है। इतनी ईमानदारी इस केस में क्यों और केसों में क्यों नहीं? मतलब यह देश के राजनीतिक लोग अपने राजनीतिक हित को आगे रखकर ही काम करेंगे, जनता का हित उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। और यह बात मैं समझ गया हूँ, अगर और सब लोग समझ जाएंगे तो इससे लोकतंत्र कमजोर होगा, और लोकतंत्र कमजोर होगा तो भारत महान कमजोर होगा, क्योंकि दुनिया में वाहिद मुल्क एक भारत ही है। इतनी डाइवर्सिटी है, कोस कोस पर पानी बदले, 5 कोस पर पानी वाला हमारा देश है। मतलब एक एक कोस पर भाषा बदल जाती है, 2-2 4-4 कोस पर पानी बदल जाता है। ऐसे माहौल में अगर एक माला में यह सारे पुष्प गुच्छ के रूप में बने हुए हैं, तो यह देश की खूबसूरती लोकतंत्र ही है। हम बंगला बोलते हो, लेकिन वोट दबाते हैं तो कमल पर दबाते हैं, पंजा पर दबाते हैं, साइकिल पर दबाते हैं, या 2 पत्तियों पर दबाते हैं। चाहे हम उर्दू बोलते हो, अरबी बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, तमिल बोलते हो, मलयालम बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो, अंग्रेजी बोलते हो, लेकिन जब बटन ईवीएम का दबाते हैं तो निशान सब एक होता है, चाहे वो हाथ का पंजा हो या फूल का निशान हो। अगर इस तरह की विभेद होने लगेगी तो लोग छिन्न भिन्न हो जाएंगे, और जब लोग छिन्न भिन्न हो जाएंगे तो लोकतंत्र तहस नहस हो जाएगा। लोकतंत्र को बचाना है तो इन सब विषयों पर भी विचार करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे, और अगर हमने विचार कर लिया तो राजनीतिक दल मजबूर हो जाएगा विचार करने को। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप इन चीजों को समझ रहे हैं तो अपने अपने सोशल मीडिया पर हमारी तरह से वीडियो बना करके डालिए। जितना ज्यादा वीडियो जाएगा, सरकार की आंखें उतनी ज्यादा खुलेंगी। और अगर आप नहीं कर सकते, आप में आलस्य है, आप नहीं बोल पाते, नहीं लिखना चाहते हैं, तो एक काम तो आप कर ही सकते हैं कि इस वीडियो को अपना वीडियो मानिए। और आपको लगता है कि मेरी वाणी सही है और मैं सही बात बोल रहा हूं, तो सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करती है, और समस्या जब समाधान को प्राप्त करती है तो समाप्त होती है। और जितनी ज्यादा से ज्यादा समस्याएं समाप्त होगी, उतना ज्यादा से ज्यादा देश शांत होगा।
इन्हीं सब लोग साथ मैं राकेश कुमार आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।